नमस्कार दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस का, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का। सबसे पहले जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वो है यथार्थवाद की। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के उपागम में यथार्थवाद की विचारधारा और उसके अनुप्रयोग, उनको हम जान चुके हैं। आदर्शवाद की भी हमने चर्चा कर दी है। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो होंगे आदर्शवाद के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ आइडियलिज्म या लिबरलिज्म। उदारवाद या आदर्शवाद के अनुप्रयोग के बारे में हम बात करेंगे और उसमें दो मुख्य बातें हम जानेंगे कि उदारवादी या आदर्शवादी शक्ति को कैसे देखते हैं और उदारवादी या आदर्शवादी सामूहिक सुरक्षा यानी सुरक्षा के प्रति उनका क्या दृष्टिकोण है। इन चीज़ों को हम यथार्थवाद के साथ तुलना करते हुए भी चलेंगे कि यथार्थवादी क्या मानते थे और उस हिसाब से उदारवादी क्या मानते हैं। सुरक्षा परिषद को भी हम सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के विषय की, आज के लेक्चर की। सबसे पहले हम देखेंगे कि उदारवादियों के हिसाब से शक्ति की क्या मान्यता होती है। उदारवादी शक्ति को किस प्रकार से देखते हैं और इसकी तुलना हम यथार्थवाद से भी करेंगे। शक्ति, उदारवाद के अनुसार शक्ति की धारणा हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया भी था कि उदारवादी जिस विचारधारा को मानते हैं या शक्ति के जिस रूप में विश्वास करते हैं उसे कहा जाता है सॉफ्ट पावर। उदारवादी सॉफ्ट पावर में विश्वास करते हैं। वो ये मानते हैं कि शक्ति का जो स्वरूप है वह सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं होती बल्कि और भी इसके रूप होते हैं। तो सॉफ्ट पावर में हमने आपको क्या बताया था? सॉफ्ट पावर में हमने आपको बताया था कि सॉफ्ट पावर में शामिल होता है किसी देश का साहित्य, वहां का साहित्य दुनिया में कितना प्रभावशाली है यह डिपेंड करता है। वहां की प्रेस या मीडिया कह सकते हैं। एजुकेशन, जिसमें कॉलेज, स्कूल इत्यादि आते हैं कि एजुकेशन का लेवल उस देश में कितना है। खेल और फिल्म भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। उदारवादी सॉफ्ट पावर को मानते हैं, सॉफ्ट पावर में ये चीजें शामिल होती हैं। वहीं यदि हम यथार्थवादियों की बात करें तो यथार्थवादी मानते हैं हार्ड पावर। और हार्ड पावर में क्या शामिल होता है? हार्ड पावर का मतलब होता है सैन्य क्षमता। सैनिक शक्ति किसी देश की कितनी है उस हिसाब से उस देश की शक्ति का निर्धारण किया जाता है यथार्थवादी उपागम में। थोड़ा और डिटेल में देखें तो यथार्थवादी, चूंकि हमने यथार्थवाद में आपको शक्ति की अवधारणा बताई नहीं थी इसलिए, क्योंकि दोनों को हम साथ देखने वाले थे, तो यथार्थवादी जिस स्वरूप में विश्वास करते हैं पावर के, उसको वो एक पिरामिड के रूप में देखते हैं। कैसे देखते हैं यहां हम जानते हैं। सबसे ऊपर, फिर नीचे और फिर सबसे नीचे। तो सबसे ऊपर इनके हिसाब से होता है सुपर पावर। चूंकि बात सैन्य क्षमता की ही कर रहे हैं, उसी हिसाब से दुनिया को कैटेगराइज कर रहे हैं या बांट रहे हैं, तो यह है सुपर पावर। फिर दूसरे नंबर पर आता है मेजर पावर, मुख्य शक्तियां। ये महाशक्ति, मुख्य शक्ति। हिंदी अनुवाद में प्रश्न पत्र में हालांकि अलग अलग शब्द इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पिरामिड की संरचना देखें तो सबसे ऊपर सुपर पावर, फिर मेजर पावर
और फिर जो होगा रीजनल पावर्स या क्षेत्रीय शक्तियां। उदाहरण के स्वरूप में यदि हम देखें तो सुपर पावर के रूप में यूएसए, मेजर पावर के रूप में हम देख सकते हैं इंडिया, इसी में हम चाइना को भी रख सकते हैं, ठीक है। और रीजनल पावर में क्षेत्रीय शक्ति के रूप में आप पाकिस्तान को रख सकते हैं। पाकिस्तान का प्रभाव दक्षिण एशिया में भारत को परेशान करने तक है, इससे आगे उसका कोई प्रभाव नहीं है। भारत क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव है, लेकिन वैश्विक स्तर पर भी चीजों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है भारत भी और चीन भी। भारत से बाहर, भारत के क्षेत्र से बाहर भी कुछ क्षेत्रों में भारत के सैन्य अड्डे बनना शुरू हो गए हैं और भारत को हम एक मेजर पावर मान सकते हैं। सुपर पावर दुनिया के हर क्षेत्र में, दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां अमेरिका की सेना नहीं है। हर क्षेत्र में अमेरिका ने अपने सैनिक अड्डे बना रखे, हर क्षेत्र तक उसकी पहुंच है और पूरे विश्व को प्रभावित करने की उसमें क्षमता है। इसलिए सुपर पावर के रूप में यूएसए को स्वीकार किया गया है। यहां थोड़ा और इलेबोरेट करें यदि, यथार्थवादियों के हिसाब से शक्ति को, तो यथार्थवादी शक्ति में दो स्वरूप मानते हैं। पहली, उनके हिसाब से शक्ति का मूर्त रूप जो दिखता है, अमूर्त रूप जो दिखता नहीं है। मूर्त रूप में किसको मानते हैं? मूर्त रूप में ये मानते हैं किसी देश की ज्योग्राफी को, वहां के भौगोलिक क्षेत्र को, वहां के भूगोल को। फिर जो चीज दिखती है वहां की अर्थव्यवस्था। जिस देश के पास ज्यादा संपत्ति होगी, ज्यादा संपत्तिवान जो होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। और तीसरा स्वरूप आता है सैन्य क्षमता का। ये तीन चीजें यथार्थवादी रखते हैं शक्ति के मूर्त स्वरूप में। फिर एक अमूर्त स्वरूप, अब्स्ट्रैक्ट भी होता है, जैसे इसमें ये रखते हैं नेतृत्व, किसी देश की लीडरशिप कैसी है। जैसे हमारे देश में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनकी लीडरशिप, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनकी लीडरशिप, उसमें गुणात्मक अंतर है। या फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका उदारवादी रवैया, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका यथार्थवादी रवैया, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। तो ये एक नजरिया हुआ अमूर्त शक्ति के अमूर्त विचार का। और फिर देश किस विचारधारा को मानता है, शांति प्रिय है, आक्रमणकारी है, वहां के लोगों का चरित्र कैसा है। लोगों के चरित्र की बात का यदि हम उदाहरण दें तो जापान के लोगों को इस उदाहरण में हम रख सकते हैं। वहां के लोगों का चरित्र इतना अच्छा है कि वो अपने देश में इतना प्रेम करते हैं कि कभी काम से समझौता नहीं करते। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हर वक्त काम पर ध्यान देते हैं। एक प्रकार का जुनून उनके अंदर होता है। तो वहां के लोगों का कैरेक्टर बहुत अच्छा है। इस वजह से भी जापान जो है शक्तिशाली की श्रेणी में आता है। लेकिन यहां एक बात और यथार्थवादी कह रहे हैं कि सिर्फ मूर्त स्वरूप या सिर्फ अमूर्त स्वरूप, इन दोनों के अकेले होने से राष्ट्र शक्तिशाली नहीं होता। शक्तिशाली होने के लिए जरूरी है कि उस देश की अमूर्त स्वरूप और मूर्त शक्ति दोनों का संयोजन होना चाहिए। यानी उसके पास भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा हो, अर्थव्यवस्था भी बड़ी हो, सैन्य क्षमता भी बड़ी हो। यूएसए नेतृत्व अच्छा हो, विचारधारा के हिसाब से भी देश अव्वल दर्जे का हो, लोगों का चरित्र भी अच्छा हो। अमेरिकी लोग बहुत साहसी होते हैं, वहां के नेतृत्व अच्छे हाथों में है, काबिल नेतृत्व है। और विचारधारा लोकतांत्रिक प्रवृत्ति को मानने वाला देश है, लोकतंत्र में विश्वास करता है। तो
ये सभी धारणाएं अमेरिका को एक सुपर पावर बनाती हैं। ये हुआ यथार्थवादी दृष्टिकोण। हमने पढ़ा नहीं था यथार्थवाद में, यहां आपको डिटेल से बता दिया। अब उदारवादियों की बात करते हैं। यथार्थवादी हार्ड पावर को मानते थे, उदारवादी मानते हैं कि शक्ति का स्वरूप जो है सॉफ्ट पावर होता है, यानी सिर्फ सैन्य क्षमता ही नहीं बल्कि वो देश के विचार या उस देश की संस्कृति किस हद तक दुनिया को प्रभावित कर रही है ये भी मायने रखता है। दूसरी बात, उदारवादी चूंकि यथार्थवादी मानते हैं कि दुनिया राज्य केंद्रित है, लेकिन उदारवादी राज्य केंद्रित दुनिया को नहीं मानते। उदारवादी राज्य केंद्रित विश्व नहीं मानते हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? इसका मतलब शक्ति सिर्फ राज्य में ही नहीं है। अब क्योंकि दुनिया ही राज्य केंद्रित नहीं है तो शक्ति का वितरण भी सिर्फ राज्य में नहीं होगा, इसके भी दूसरे रूप हो सकते हैं। दूसरे रूप क्या हो सकते हैं? यहां फिर वो जिक्र करते हैं गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का, नॉन स्टेट एक्टर्स का। शक्ति के स्वरूप में क्या मान रहे हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स का भी अपना योगदान होता है। गैर राष्ट्रीयकर्ता, गैर राष्ट्रीयकर्ता में फिर किसको शामिल करते हैं? हमने आपको बताया भी था, फिर दोबारा बताते हैं। गैर राष्ट्रीयकर्ता में शामिल होते हैं एनजीओ, गैर राष्ट्रीयकर्ता में शामिल होते हैं वैश्विक संगठन। वैश्विक संगठन मान सकते हैं यूरोपियन यूनियन, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ। फिर इसमें शामिल हो सकती हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी इसी में शामिल होती हैं। तो ये बहुत से कारक होते हैं जो गैर राष्ट्रीयकर्ता में शामिल होते हैं। और उदारवादी मानते हैं कि शक्ति सिर्फ राज्य केंद्रित नहीं होती बल्कि गैर राष्ट्रीयकर्ताओं में भी शक्ति होती है। यहां एक विचारक आते हैं जिनका नाम है विटकोफ। विटकोफ नॉन स्टेट एक्टर्स या गैर राष्ट्रीयकर्ताओं का महत्व बताते हुए कहते हैं कि दुनिया में 10 सबसे बड़ी एमएनसीज हैं, सबसे बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनका जो टर्नओवर है, उनकी जो संपत्ति है, उस संपत्ति, ये संपत्ति जो है 150 देशों से अधिक है। निचले स्तर के जो 150 देश हैं उनकी जीडीपी से ज्यादा है। तो अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि क्या एमएनसी में शक्ति निहित नहीं होगी? जब सिर्फ 10 एमएनसी, अमेजन जैसी बड़ी बड़ी एमएनसी, उनमें इतनी, उनके पास इतना पैसा है कि निचले स्तर के 150 देश यदि मिल जाएं तो उन पूरे देशों की जीडीपी इतनी नहीं है। तो इसलिए उदारवादी मानते हैं कि शक्ति सिर्फ राज्य में निहित होती, शक्ति के अनेक रूप हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स में भी होती है। और सिर्फ सैन्य क्षमता नहीं होती बल्कि सॉफ्ट पावर भी शक्ति ही होती है। ठीक है, एक और स्वरूप देखें तो बहुत से ऐसे एनजीओ हैं कि इन एनजीओ को जो आर्थिक सहायता मिल रही है वो आर्थिक सहायता भी बहुत से देशों के जीडीपी से ज्यादा है। यानी कुछ इतने बड़े बड़े एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंट गैर सरकारी संगठन हैं, उनसे वो किसी काम के लिए राज्यों से ज्यादा मदद कर रहे हैं। इनमें हम किनको शामिल करते हैं? इनमें हम एमनेस्टी इंटरनेशनल को शामिल कर सकते हैं। ये एक एनजीओ है, मानवाधिकार के लिए काम करता है। इसी में हम ग्रीन पीस को शामिल कर सकते हैं। इसी में हम बिल गेट्स, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन को शामिल कर सकते हैं, फोर्ड फाउंडेशन को शामिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एनजीओ हैं जो बहुत आर्थिक सहायता देते हैं, देशों से ज्यादा आर्थिक सहायता देते हैं।
तो इनके रोल को हम दरकिनार नहीं कर सकते। यही उदारवादियों की मान्यता है। तो हमने देखा, तुलना भी की कि उदारवादी और यथार्थवाद में शक्ति की क्या मान्यता है, हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। यथार्थवादियों के हिसाब से शक्ति का जो पिरामिडीय स्वरूप है उसको भी देखा, इसको भी देखा, और मूर्त अमूर्त अवधारणाओं को देखा। तो ये हुआ शक्ति की अवधारणा यथार्थवाद में भी और उदारवाद में भी। इससे अगली बात पे चलते हैं और देखते हैं कि उदारवाद में शक्ति की क्या, सुरक्षा की क्या अवधारणा है। सिक्योरिटी को यथार्थ उदारवादी किस प्रकार से देखते हैं। सुरक्षा की अवधारणा, यहां भी हम थोड़ा कंपैरिजन करते हुए चलेंगे ताकि आपको चीजें रिवाइज भी होती हुई चलेंगी और अच्छे से समझ भी पाएंगे। यथार्थवादियों को आप देखते हैं तो वो किसको महत्व देते हैं। यथार्थवादी सुरक्षा के लिए महत्व देते हैं कि देश को ज्यादा से ज्यादा सैन्य शक्ति बढ़ानी चाहिए, यानी वो सुरक्षा के सैन्य सुरक्षा के स्वरूप को मानते हैं और मानते हैं कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था चूंकि स्टेट से, राज्य से बड़ी नहीं है, वो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी। और उनका जो मुख्य ध्यान होता है कि यदि पड़ोसी के पास ऐसी गन बंदूकें हैं तो आप भी खरीदिए उससे अधिक, उनके पास जो मिसाइल है उससे अधिक ताकतवर आप मिसाइल बनाइए, यानी शक्ति संतुलन बना के रखिए। ये इसी से जो है आपकी सुरक्षा हो पाएगी। ये यथार्थवादियों का मानना था। ठीक है, इसके विरुद्ध उदारवादी क्या मानते हैं। उदारवादी मानते हैं कि सुरक्षा के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। सुरक्षा के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। वो मानते हैं कि लोकतांत्रिक शांति की अवधारणा एक ऐसा तरीका है जिससे सुरक्षा संभव है। लोकतांत्रिक शांति की अवधारणा, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी और आप वहां से देखें। इसके अनुसार यदि देशों में लोकतंत्र है तो युद्ध की संभावना कम हो जाती है, इसलिए लोकतंत्र की अधिक स्थापना से शांति स्थापित की जा सकती है। फिर एक और अवधारणा भी पिछले वीडियो में हमने देखी थी, वो थी सुरक्षा समुदाय की, सिक्योरिटी कम्युनिटी। सुरक्षा समुदाय में हमने उदाहरण दिया था यूरोपियन यूनियन का और संयुक्त राज्य अमेरिका का। कलेक्टिव सिक्योरिटी सुरक्षा समुदाय में हमने किसका उदाहरण दिया था, यूरोपियन यूनियन का, और दूसरा उदाहरण दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका का। इसमें ईयू कौन सा मॉडल था, ईयू मॉडल था बहुलवादी मॉडल, प्लूरलिस्टिक मॉडल, और यूएसए जो था वो एक्यूमुलेटिव मॉडल था। इनकी बात हमने की थी, ये डिटेल से हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है आईआर के 3rd लेक्चर में, उसको आप देखें। और यहां तीसरी बात जिसको हम थोड़ा और ज्यादा से डिस्कस करेंगे उसकी बात करते हैं, जो हमारे मुख्य विषय भी है आज का, और वह है सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये क्या होता है इसको अभी देखेंगे डिटेल से। सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा का मतलब है यूएनओ। यदि हम मूर्त स्वरूप देखें तो कैसे है यूएनओ, कलेक्टिव सिक्योरिटी का पर्याय कैसे है। यूएनओ जिन चीजों पर आधारित है, यूएनओ प्रतिबद्ध है प्रत्येक देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने की सोची ताकि इस प्रकार के विश्व युद्ध की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, और उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद एक ऐसा विंग उसकी बनाई गई जो एक काम देखेगी कि विभिन्न देशों की संप्रभुता का हनन नहीं हो, साथ ही उनकी संप्रभुता का पालन हो सके, और साथ ही साथ ये एक ऐसे बहुपक्षीय संगठन के रूप में कार्य करेगा। बहुपक्षीय संगठन का यानी इसमें सभी देश एक साथ मिलेंगे, सारे पक्ष,
ऐसे संगठन के रूप में कार्य करेगा जिसका उद्देश्य क्या होगा, शांति की स्थापना। यानी इसमें इसको आप कैसे देखेंगे, जैसे हमारे यहाँ पुलिस होती है, तो आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग गन बंदूक रखने की जरूरी नहीं है। आपके लिए एक इंस्टीट्यूशन है, आपकी सुरक्षा के लिए एक संस्था है, और वो है पुलिस। आप 100 नंबर डायल कीजिए, पुलिस आपकी सहायता के लिए आएगी। सिद्धांत ऐसा है, व्यवहार में कैसा होता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो आपको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी, आपकी सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा, ठीक। जबकि यथार्थवादी क्या मानते हैं, यथार्थवादी मानते हैं कि आपको अपनी सैन्य क्षमता बढ़ानी होगी, शक्ति संतुलन बनाए रखना होगा। इसका उदाहरण हम किस रूप में देख सकते हैं, एक और बड़ा रूप नाटो। नाटो में करीब करीब 30 देश एक साथ आए हैं, और 30 देशों ने अपनी संप्रभुता का त्याग नहीं किया, बल्कि एक गुट, जिसे हम कह सकते हैं गैंग जैसा यथार्थवादी धारणा में वो बनाया है, ताकि किसी इन 30 देशों में से यदि किसी भी एक देश पर हमला होता है तो वो पूरे नाटो के सदस्यों पर हमला माना जाएगा और उससे मिलकर के ये निपटेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका को, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों को छोड़ दें तो सभी देश लगभग छोटे छोटे देश हैं, और चूंकि छोटे छोटे देश हैं इसलिए साथ आना इनका जरूरी था, ताकि शीत युद्ध के दौर में संगठन बना था ताकि सोवियत संघ के प्रभाव से रक्षा हो सके और सभी देशों को सुरक्षा मुहैया किया जा सके। ये यथार्थवादी धारणा पर गठित एक संगठन था, ठीक है। ये यथार्थवाद के साथ हमने तुलना की। अब सामूहिक सुरक्षा को और डिटेल से हम देखते हैं, आगे चलते हैं। सामूहिक सुरक्षा का व्यवहारिक पक्ष हमने आपको बताया, सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का गठन उदारवादी अवधारणा का परिणाम है। इसके जरिए एक ऐसी संस्था की स्थापना कर दी गई है जो विभिन्न राज्यों के संप्रभुता की रक्षा करेगी, शांति की स्थापना करेगी, ठीक है। अब देखिए, सुरक्षा परिषद की हम संरचना की बात करते हैं, क्या इसकी संरचना क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सुरक्षा परिषद की संरचना क्या है। तो सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के देश हैं, 2 प्रकार के सदस्य हैं। पहले स्थायी सदस्य और दूसरे हैं अस्थायी सदस्य। स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। स्थायी सदस्य में कौन कौन से देश हैं? इसमें है अमेरिका, इसमें है चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य देश 2 साल के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। लगातार 2 बार इनका निर्वाचन नहीं होता। यानी यदि 2018 से 2020 तक कोई देश सदस्य है तो वह 2020 से 2022 के कार्यकाल के लिए सदस्य नहीं चुनाएगा। ये आपको याद दिला दें कि अभी हाल ही में भारत को भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, जून के आसपास की शायद बात है। भारत को अस्थायी सदस्य 2022 तक के लिए चुना गया है। ये हुई बात संरचना की। अब यहाँ काम कैसे होता है, तो सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए, ये 15 सदस्य हैं टोटल, 15 सदस्यों में से यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रस्ताव पारित हो जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है नो मत, नो वोटों का होना जरूरी है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें 5 स्थायी सदस्य आवश्यक रूप से होने चाहिए। इन 10 में से यदि 4 होंगे तो भी चलेगा,
लेकिन ये पांचों सदस्य अवश्य होने चाहिए, ठीक। और इसी बात को जो है वीटो पावर भी कहा जाता है। यानी यदि एक भी देश सहमत नहीं है पांचों स्थायी सदस्यों में से, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। इसको इस उदाहरण से देखें कि जब मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने के लिए भारत प्रस्ताव लेके आया था अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों की सहायता से, तो चीन ने, अकेला चीन ऐसा देश था जो लंबे समय तक विरोध करता रहा। चूंकि चीन स्थायी सदस्य है, इसलिए यह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था, ठीक है। तो ये इस प्रकार काम करती है सुरक्षा परिषद, ठीक। अब सुरक्षा परिषद का मकसद क्या है? सुरक्षा परिषद का उद्देश्य, यूएन का उद्देश्य कह दें या सुरक्षा परिषद का उद्देश्य कह दें, तो इसका काम क्या है? इसका काम है, पहला, दुनिया में ये शांति बना के रखेगा। शांति की स्थापना और सभी देशों को सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। शांति और सुरक्षा बनाए रखना इसका पहला काम है। दूसरा काम है, जो भी राज्य किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है, यानी जो आक्रामक राज्य है, उस राज्य को दंडित करेगा। यदि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है तो उसको दंड देगा, उसको रोकेगा। ये दूसरा काम। तीसरा काम, ये काम करेगा परमाणु अप्रसार के लिए, कि परमाणु हथियार सब तक ना पहुंचे, और ये काम करेगा निशस्त्रीकरण के लिए, हथियारों की दौड़ में कमी आए, दुनिया में हथियार कम होते चले जाएं। ये चौथा काम इसका, विवाद सुलटाएगा, विवाद सुलझाएगा। कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से, यानी विवाद का शांतिपूर्ण समाधान इसका उद्देश्य है। सिद्धांत की बात, व्यवहार में हमने देखा क्या होता है। रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया, रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया, क्रीमिया छीन लिया, सुरक्षा परिषद ने कुछ नहीं किया। अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सीरिया में दखल दिया, अफगानिस्तान पर हमला किया, किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ, इराक ने जब कुवैत पर हमला किया था 90 के दशक में, उस वक्त सभी देश एकमत हो गए थे, यानी सुरक्षा परिषद के जो पांचों स्थायी सदस्य थे वो एकमत हो गए थे, और इराक को दंडित किया गया था, इराक को रोका गया था कुवैत पर कब्जा करने से। सद्दाम हुसैन उस समय राष्ट्रपति थे इराक के, कुवैत पर हमला किया और कुवैत पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी सेना ने या सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने आकर के उसको रोका और कुवैत को मुक्त कराया। यानी कुछ मामलों में ये बात काम करती है। जब देश, शक्तिशाली देश का मामला आता है तो ये सिद्धांत जो है किताबी सिद्धांत रह जाता है। ये था सुरक्षा परिषद का उद्देश्य। अब सुरक्षा परिषद किस आधार पर काम करता है, उसको यदि हम जरा देखें कि सुरक्षा परिषद के काम करने का आधार क्या है। कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ मूल्य हैं, उनका पालन करता है सुरक्षा परिषद। तो वो क्या है? सबसे पहला है प्रत्येक राज्य की संप्रभुता का सम्मान। संप्रभुता हम राजनीतिक सिद्धांत में अलग से पढ़ेंगे, यहां हम आपको बता देते हैं। संप्रभुता का मतलब है कि किसी देश के आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, जब तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत के अनुसार जब तक हस्तक्षेप नहीं होगा, जब तक वह दूसरे देश पर आक्रमण नहीं कर रहा है, यानी एक आक्रमणकारी राज्य नहीं है, तब तक उस देश पर संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से कोई भी
हमला नहीं किया जाएगा, कोई भी हस्तक्षेप यूएन की तरफ से नहीं होगा। दूसरा सिद्धांत इसी का सप्लीमेंट्री है, क्योंकि संप्रभुता का सम्मान करने का मतलब है अहस्तक्षेप। अहस्तक्षेप किसमें? राज्य के आंतरिक मामलों में। सऊदी अरब अपने नागरिकों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है, इससे संयुक्त राष्ट्र संघ को कोई मतलब नहीं है। भारत अपने नागरिकों को किस तरह ट्रीट करता है, इसमें भी संयुक्त राष्ट्र दखल नहीं करता। पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है, इस पर भी नहीं कर रहा। तो यानी कि राज्यों के जो आंतरिक मामले हैं उसमें सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र संघ कोई दखल नहीं देता है। ये मुख्य आधार है काम करने का। ठीक, अब और आगे चलते हैं और इलेबोरेट करते हैं सामूहिक सुरक्षा की हमारी अवधारणा को। तो हमने देखा एक होता है सामूहिक सुरक्षा, उदारवादी मान्यता है कि एक ऐसा वैश्विक संगठन बना दिया जाए जो सभी की सुरक्षा करे। एक दूसरी अवधारणा यथार्थवादी अवधारणा है, वो क्या है? वो है शक्ति संतुलन। सब अपने अपने बलबूते पे अपना शक्ति अर्जन करें और सुरक्षित रहें। देखने में लगता है कि दोनों विरोधी विचारधाराएं हैं, लेकिन इनके बीच क्या समन्वय है, उस समन्वय की बात हम करेंगे यहां पे। यानी कि सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि दोनों धारणाएं बिल्कुल विरोधी हैं। विरोधी कैसे हैं? एक धारणा उदारवादी धारणा है सामूहिक सुरक्षा की, और शक्ति संतुलन यथार्थवादी धारणा है। सामूहिक सुरक्षा ये मानती है कि वैश्विक संगठन को महत्व है, वैश्विक संगठन सुरक्षा करने में मददगार है। शक्ति संतुलन ये मानता है कि वैश्विक संगठन मददगार नहीं है, हमें अपने बलबूते पर सुरक्षा करनी है। सामूहिक सुरक्षा ये मानता है कि दुनिया राज्य केंद्रित नहीं है। शक्ति संतुलन में ये माना जाता है कि दुनिया राज्य केंद्रित है। ठीक, वही उदारवाद यथार्थवाद की बातें रिपीट हो रही हैं। लेकिन यदि व्यवहार में देखें तो क्या ऐसा होता है? व्यवहार में जब आप देखते हैं तो ये दोनों पूरक हैं, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कैसे हैं उसको हम देखते हैं। एक विचारक हुए हैं या एक स्कॉलर हुए हैं, स्कॉलर कहना ज्यादा ठीक होगा, पामर परकिंस। पामर परकिंस क्या कहते हैं? पामर परकिंस कहते हैं कि सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में 5 सदस्य का जो विचार है, 5 सदस्य होना अपने आप में शक्ति संतुलन है। ये शक्ति संतुलन को समर्थन करता है। कैसे करता है अभी देखते हैं। ये शक्ति संतुलन पर आधारित है। कौन कौन सदस्य हैं? यूएसए है, चीन है, रूस है और फ्रांस तथा ब्रिटेन है। ये 5 सदस्य हैं। यदि वैश्विक व्यवस्था को देखा जाए तो ये लगभग रिप्रेजेंट कर रहे हैं शक्तिशाली सदस्यों को। हालांकि भारत जैसे देश का उभार हो रहा है, लेकिन जो सुपर पावर्स या मेजर पावर्स हैं वो यही हैं, अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन। अब इन देशों को एक मंच, इनको स्थायी सदस्य बना देना, यानी कोई भी काम किया जाएगा तो इन सभी की सहमति जरूरी होगी। इनकी सहमति नहीं होगी तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। यानी कि यहां पर शक्ति को महत्व दिया जा रहा है कि नहीं? तो यह अपने आप में शक्ति संतुलन का विचार है। फिर आगे पामर परकिंस कहते हैं कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल में शक्तिशाली सदस्य नहीं होते, यदि सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य नहीं होते तो इनके बिना, स्थायी सदस्य के बिना
दुनिया में शांति संभव नहीं थी। कैसे संभव नहीं थी? यानी कि मान लीजिए ये सदस्य शक्तिशाली नहीं होते और स्थायी सदस्य बना दिया जाता एक नेपाल को, एक भूटान को, एक म्यांमार को, श्रीलंका को और किसी और देश को, मान लो कि बुरुंडी को बना दिया जाता, तो क्या कोई ऐसा वैश्विक मुद्दा होता जैसे ईरान परमाणु बम बना रहा है या नॉर्थ कोरिया परमाणु बम बना रहा है, तो क्या ये देश रोक पाने में सक्षम थे? या मान लीजिए अमेरिका ही किसी देश पर आक्रमण की सोच रहा, तो क्या नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका अमेरिका पर इतना दबाव बना सकते थे या ईरान पर भी इतना दबाव बना पाने सफल होते कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम बंद कर दें या किसी देश पर हमला ना करें? अब चूंकि महाशक्तियां मिली हुई हैं तो फिर ये दबाव काम करता है, सुरक्षा परिषद अपने अहमियत रखती है। इसी को थोड़ा और पीछे ले जाकर के देखें, शीत युद्ध के दौर में, और मान लें कि स्थायी सदस्य की अवधारणा होती ही नहीं, हर सदस्य का अपना वोट होता और जो बहुमत के आधार पर निर्धारित होता वैसा निर्णय हो जाता, तो सभी सदस्य, मान लीजिए अमेरिका बहुमत से यह प्रस्ताव पारित करने में सफल हो जाता कि रूस पर या यूएसएसआर पर हमला किया जाएगा, उसे नेस्तनाबूद किया जाएगा। कुछ सदस्य रूस के भी पक्ष में थे लेकिन बहुमत मान लीजिए अमेरिका का होता, तो क्या यह संभव हो पाता? दुनिया में शांति और सुरक्षा रह पाती? अब चूंकि उस सुरक्षा परिषद में रूस को भी वीटो पावर थी, तो इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। रूस के खिलाफ कोई प्रस्ताव, महाशक्ति के खिलाफ कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। महाशक्तियों में जो संघर्ष हो सकता था वह टल गया और टल रहा है सुरक्षा परिषद की वजह से ही, ऐसा हम मान सकते हैं। एकमात्र कारण यदि नहीं है तो एक यह भी कारण है कि सुरक्षा परिषद भी सफल हुई है सुरक्षा और शांति बनाए रखने में, ठीक है, इसके स्थायी सदस्य की अवधारणा से। अब क्या पामर पर्किंस जो है सिर्फ इसके अलावा, सुरक्षा परिषद के अलावा, वो शक्ति संतुलन के और भी उदाहरण देते हैं कि सामूहिक सुरक्षा में शक्ति संतुलन में किस प्रकार समन्वय है, क्योंकि यहां तो ये मान ही रहे हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होना ही शक्ति संतुलन है। इसके अलावा यानी सुरक्षा परिषद की संरचना के अलावा और भी कुछ विशेषताएं बताते हैं। और कौन कौन सी विशेषताएं बताते हैं? अगली विशेषता वो बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो अनुच्छेद 51 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर, उसमें अनुच्छेद 51 में क्या लिखा गया है कि प्रत्येक देश को आत्मरक्षा का अधिकार होगा। यानी कि यदि आप पर रास्ते चलते कोई हमला कर रहा है तो आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप 100 नंबर ही डायल करो। आप उस समय तत्काल अपनी जेब से कोई चाकू से वार कर सकते हो, अपनी सुरक्षा में लात घूंसे चला सकते हो, ऐसा भी प्रावधान यूएन में है। यानी इसे आत्मरक्षा का अधिकार हो गया, कहा गया आत्मरक्षा का अधिकार, ठीक है। ये भी शक्ति संतुलन की ही बात करता है। यानी कोई देश समर्थ होगा तभी तो आत्मरक्षा कर पाएगा, जब वह समर्थ ही नहीं है, सक्षम ही नहीं है, तो कैसे आत्मरक्षा कर पाएगा? समर्थ बनने के लिए शक्ति अर्जन, और शक्ति अर्जन यानी शक्ति संतुलन। फिर आगे कौन सी ऐसी विशेषता है जो शक्ति संतुलन को दर्शाती है? तो यहाँ पामर पर्किंस एक और बात बताते हैं। वो कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो ये इजाजत देता है, क्या इजाजत देता है कि क्षेत्रीय सैन्य संगठन बनाए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर इजाजत देता है कि क्षेत्र ये सैन्य गठबंधन या सैन्य संगठन बनाए जा सकते हैं। और क्षेत्रीय सैन्य संगठन का जब हमने नाम लिया तो सबसे पहला उदाहरण जो सामने आता है नाटो, सीएटो, वार्सा पैक्ट। नाटो अभी ज्यादा चर्चा में है, ज्यादा प्रभावशाली है, तो नाटो की बात करते हैं।
नाटो जैसे सैनिक संगठन, हमने पढ़ा था कि ये तो यथार्थवादी धारणा पर आधारित है, क्योंकि ये शक्ति संतुलन की बात करता है। शक्ति संतुलन की बात के लिए ही इसकी स्थापना हुई थी, ताकि यूएसएसआर और उसके जो सहयोगी राष्ट्र हैं उनको संतुलित किया जा सके, और इसकी भी इजाजत यूएन दे रहा है। यूएन कह रहा है कि आप क्षेत्रीय सैन्य संगठन का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी एक समन्वय की बात है, शक्ति संतुलन और सामूहिक सुरक्षा में, यानी आत्मरक्षा का अधिकार भी देता है, क्षेत्रीय सैन्य संगठन की भी बात करता है, और शक्ति को महत्व देते हुए 5 स्थायी सदस्यों की भी बात करता है। तो सिद्धांत में यथार्थवाद और आदर्शवाद अलग होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की संरचना में और संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में हमें दिखाई देता है कि दोनों का समन्वय है। अब सुरक्षा परिषद की क्या भूमिका है, वो किस प्रकार से देशों की रक्षा करता है, सामूहिक सुरक्षा किस प्रकार से कायम करता है, तो हम देख लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका, उसका रोल क्या है, रोल ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मान लीजिए यदि कोई देश दूसरे देश पर आक्रमण कर रहा है, करना चाह रहा है, इस प्रकार की उसकी मंशा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करेगा कि उस पर सबसे पहले लगाएगा आर्थिक प्रतिबंध। आर्थिक प्रतिबंध यूएन द्वारा लगाया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कोई एक देश लगा दे, अमेरिका लगा दे, उससे बड़ा फर्क नहीं पड़ता, किसी दूसरे देश, रूस के साथ व्यापार संभव होता है। यूएन आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, इसका मतलब है कि इसमें पांचों महाशक्तियों की सहमति है और भी अन्य देशों की सहमति है। तो उस देश के लिए ये मुश्किल हो जाता है, विदेशी व्यापार कर पाना मुश्किल क्या लगभग असंभव हो जाता है। आर्थिक प्रतिबंध एक तरीके से आप हुक्का पानी बंद करने वाली बात कह सकते हैं। किसी के साथ कोई व्यापार नहीं कर पाएंगे, किसी के साथ भी जो है लेन देन नहीं हो पाएगा। आपके जो प्रतिभाएं हैं देश के, चाहे वो खेल की प्रतिभाएं हों, वैज्ञानिक हों, छात्र हों, कोई भी दूसरे देश में नहीं आ जा पाएंगे। देश की इकोनॉमी की रीढ़ टूट जाएगी, उसकी कमर टूट जाएगी और देश जो है कोलैप्स होने के कगार पर पहुंच जाएगा। आर्थिक प्रतिबंध अपने आप में इतना प्रभावशाली होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वैसे सैद्धांतिक रूप से तो महाशक्तियां सहमति दे देती हैं, प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, लेकिन व्यवहार में जो है वो गुपचुप रास्ते से उसकी मदद करते रहते हैं। इससे हम देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल। उत्तरी कोरिया हमारे पूर्वी विश्व का बेवड़ा, उत्तरी कोरिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो इस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन जब इसका मन करता है मिसाइल दाग देता है, जब मन करता है परमाणु बम का परीक्षण कर लेता है। आर्थिक प्रतिबंधों का इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में अभी तक ये तरीका आजमाया नहीं गया है नॉर्थ कोरिया के केस में, लेकिन जब आर्थिक प्रतिबंध काम नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है कि आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद कोई देश अशांति उत्पन्न करता है तो वो सैनिक कार्रवाई का सहारा लेता है। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा किया तो सैनिक कार्रवाई की गई। नॉर्थ कोरिया चूंकि परमाणु शक्ति संपन्न है, इसलिए थोड़ा सा भयभीत हो रहा है अमेरिका और नहीं कर पा रहा है। लेकिन इसका उदाहरण हमने इराक में देखा। इराक ने जब कुवैत पर कब्जा किया तो सिक्योरिटी काउंसिल की ये भूमिका भी हमने देखी थी। अब यहाँ कुछ कमेंटेटर जैसे विटकोफ क्या कहते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका के बारे में, या यूएनओ की भूमिका के बारे में, या वीटो के बारे में। तो विटकोफ कहते हैं शीत युद्ध के दौरान यूएन असफल हुआ, यानी यह नहीं रोक पाया, हथियारों की होड़ को भी नहीं रोक पाया, आक्रामक रवैये को भी नहीं रोक पाया और कोई भी दृष्टिकोण इसका काम नहीं कर पाया।
यानी शीत युद्ध के दौर में यूएन असफल रहा। अब इस असफलता के पीछे विटकोफ ने कहा कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो इसका कारण वो बताते हैं कि वीटो के दुरुपयोग के कारण, यानी देशों से पूरी नैतिकता से अपने वीटो का उपयोग नहीं किया। इन्होंने ऐसे मामले को अपने वीटो से उस चीज का दुरुपयोग किया, उसे रोका जो विश्व शांति के पक्ष में होती। ठीक, लेकिन यहां विटकोफ के विरुद्ध एक और मामला आता है कि यूएनओ असफल क्यों हुआ। इसी मुद्दे पर पामर परकिंस कहते हैं पामर परकिंस क्या कहते हैं कि यूएनओ असफल हुआ, इसका कारण वीटो नहीं था। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण वो बताते हैं कि शक्ति राजनीति, पावर पॉलिटिक्स। शक्ति राजनीति, महाशक्ति कौन था उस समय? यूएस और यूएसएसआर। महाशक्तियों के बीच शक्ति की जो होड़ मची थी, उसकी वजह से ही यूएन जो है इनको रोकने में असफल हुआ। यानी ना वो युद्ध रोकने में सफल हुआ, ना लोकतंत्र स्थापना में। शीत युद्ध का ऐसा दौर था जब यूएन जो है मुख्य तौर पर सफल नहीं हुआ। तो ये दो कारण बताए पामर परकिंस ने, विटकोफ ने। हमने क्या देखा? हमने देखा कि सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका कैसे काम करता है, आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, सैनिक कार्रवाई करता है। विफल क्यों हुआ शीत युद्ध में, उसके ऊपर विटकोफ का दृष्टिकोण और पामर परकिंस का दृष्टिकोण। आगे चलते हैं कि शीत युद्ध के बाद के दौर में क्या सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ भूमिका बदल गई है क्या? तो इस दौर की यदि शीत युद्ध के बाद की बात करें, यानी सिक्योरिटी काउंसिल की बदली हुई भूमिका की बात करें, तो इसमें क्या आता है उसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की बदली हुई भूमिका कैसे बदल गई है? बार बार स्कॉलर्स के नाम आ रहे हैं, इनको वैसे तो याद भी रखना जरूरी होता है, लेकिन आप भी यदि बार बार देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। दो स्कॉलर हैं, बेलिस और स्मिथ। बेलिस और स्मिथ। अब किसी स्कॉलर का नाम, चूंकि बातें तो वही हैं, अब उनको आप चाहे तो बिना स्कॉलर के दृष्टिकोण से देख लीजिए या स्कॉलर के दृष्टिकोण से। स्कॉलर के दृष्टिकोण से हम पढ़ते हैं तो उस चीज की प्रामाणिकता बढ़ जाती है, क्योंकि हम स्वयं इतने बड़े विद्वान नहीं हैं कि हमारा मत कोई मायने रखता है। मायने रखते हैं जिन बड़े विद्वानों ने कुछ बातें कही हैं, इसलिए उनका रेफरेंस भी साथ लेते हुए चलना चाहिए। तो बेलिस और स्मिथ यूएनओ की नवीन भूमिका, संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद की नई भूमिका के बारे में क्या कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि इस बदले हुए दौर में सिक्योरिटी काउंसिल का रोल थोड़ा बदल गया है। क्या बदल गया है? वो कह रहा है कि पहले सिद्धांत था कि सुरक्षा परिषद देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है कि सुरक्षा परिषद आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप सुरक्षा परिषद आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहा है, उनमें दखल अंदाजी कर रहा है, देश के जो अंदरूनी मामले होते हैं। ठीक है, किस नाम पर? इसके लिए कारण क्या बताते हैं? यूएनओ या सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि मानवाधिकार के उल्लंघन पर वो हस्तक्षेप कर रहे हैं बेलिस एंड स्मिथ के अनुसार। और ज्यादा, अब इसका कारण क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि हमने देखा कि शीत युद्ध के बाद ज्यादातर जो संघर्ष हुए हैं वो राज्यों के बीच नहीं हुए, वो राज्यों के अंदर ही हुए हैं, राज्यों के भीतर ही ये संघर्ष हुए हैं। यानी ज्यादातर संघर्ष राज्य के अंदर हुए हैं, दो राज्यों के बीच ज्यादा लड़ाइयां नहीं हुई। भले ही आप इराक की देखें, इराक पर तो चूंकि हमला किया यूएसए ने, लेकिन सीरिया का आप मुद्दा देखें, सीरिया में गृह युद्ध हुआ।
सीरिया के अंदर की परेशानी थी। ठीक है, अफगानिस्तान में भी तालिबान और वहां की जो सरकार थी उनके बीच मामला हुआ। सोमालिया, सूडान, इस प्रकार के अनेक उदाहरण हैं। सर्बिया, जिनमें संघर्ष जो है राज्य के अंदर ही देखा गया। इसलिए सुरक्षा परिषद ने हस्तक्षेप किया, या महाशक्ति ने, अमेरिका ने हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने इराक में हस्तक्षेप किया कि इससे हमारी रक्षा जो है, इराक परमाणु बम बना रहा है और हमारे ऊपर हमला कर सकता है, इसलिए हम आत्मरक्षा में इराक पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान पर हमला किया, किस नाम पर अफगानिस्तान पर हमला किया? आतंकवाद के नाम पर। सीरिया में इसी प्रकार के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं। यानी ज्यादातर संघर्ष शीत युद्ध के बाद राज्य के अंदर हुए हैं। और इन संघर्षों का मुख्य कारण क्या रहा है? जाति। मिडिल ईस्ट में हम देख रहे हैं कि समुदायों के आधार पर, धर्म के आधार पर धार्मिक समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, या फिर भाषा के आधार पर भी ये संघर्ष हुए हैं। और इन संघर्षों के कारण ही महाशक्तियों को या संयुक्त राष्ट्र संघ को दखलंदाजी का मौका मिला है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं अफगानिस्तान में संघर्ष, तालिबान जो है धर्म के आधार पर लड़ाई कर रहा है कि इस्लामिक मूल्य रहने चाहिए। तो ये एक कारण रहा मानवाधिकार के नाम पर। आगे यदि हम बात करें तो मानवीय आधार पर भी हस्तक्षेप किया गया। एक हस्तक्षेप का आधार रहा मानवीय आधार पर कि मानव की गरिमा जो है वो नष्ट हो रही है। और विटकोफ यहां कह रहे हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की बदली हुई भूमिका है, उस बदली हुई भूमिका को हम देख सकते हैं एजेंडा ऑफ पीस के रूप में। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी रूप में, भले ही देश के अंदर हो या बाहर हो, शांति स्थापना के लिए काम करेगा। ये दिया गया सिद्धांत 1992 में। 1992 को एक साल के रूप में ना देखें, इसको शीत युद्ध की समाप्ति के बाद की घटना देखें। एजेंडा ऑफ पीस। एजेंडा ऑफ पीस में क्या शामिल होता है? एजेंडा ऑफ पीस में शामिल होता है पहली बात पीस कीपिंग, जिसको आप देवनागरी लिपि में ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में ये समानार्थक ही होंगे। पीस कीपिंग कहिए, पीस बिल्डिंग कहिए, इनका मतलब अलग अलग है, लेकिन हिंदी में यदि आप अनुवाद करेंगे एक ही अनुवाद होगा और फिर चीज स्पष्ट नहीं हो पाएगी। पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग एंड पीस मेकिंग। अब इनका अलग अलग क्या मतलब है वो हम देखते हैं। पीस कीपिंग का मतलब है कि शांति बनाए रखना, यानी सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण करना। इसके लिए यूएन दखल अंदाजी देगा। किसी देश में सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण हो रहा है तो पीस कीपिंग के नाम पर यूएन दखलंदाजी कर सकता है। फिर अगला आता है पीस बिल्डिंग। पीस बिल्डिंग का मतलब है युद्ध के बाद शांति की बहाली। युद्ध के बाद शांति बहाली अफगानिस्तान में हम देख सकते हैं। और पीस मेकिंग का मतलब है युद्ध होने से पहले ही रोक देना। युद्ध होने से पहले रोक देना। तो ये यूएन का एजेंडा ऑफ पीस था। पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग, तीनों के अलग अलग मतलब हुए। पीस मेकिंग को हम नॉर्थ कोरिया के केस में समझ सकते हैं कि अभी कोरिया को समझाना बुझाना चल रहा है
ताकि युद्ध की कोई स्थिति पैदा नहीं हो। पीस बिल्डिंग वाला काम अफगानिस्तान में हुआ और पीस कीपिंग फोर्सेस बहुत से अफ्रीकी देशों में हैं। भारत भी जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है और हम गर्व के साथ कहते हैं बहुत बार कि हम जो है संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओं में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। ये बात अलग है कि पैसा ज़्यादा मिलता है, लेकिन हाँ, हमारा योगदान सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये था सुरक्षा परिषद की बदली हुई भूमिका किसके आधार पर? मानवीय आधार पर। और किसके आधार पर? मानवाधिकारों के आधार पर। अब एक और आधार बचता है, वो कौन सा है? सुरक्षा परिषद की बदली हुई भूमिका को हम आतंकवाद के आधार पर भी देख सकते हैं। और सुरक्षा परिषद ने 2 प्रस्ताव भी पारित किए हैं इसके लिए। एक है प्रस्ताव संख्या 1267 1267 और दूसरा प्रस्ताव है 1373 1373। इन दोनों प्रस्तावों के जरिए आतंकवाद समाधान की कोशिश की गई है। कैसे कोशिश की गई है? प्रस्ताव संख्या 1267 के जरिए कहा गया कि जो भी संगठन अल कायदा से संबंध रखेगा उसे प्रतिबंधित किया जाएगा, उस पर रोक लगाई जाएगी। अल कायदा अमेरिका पर हमला किया, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन किसी जमाने में था, हो सकता है आज भी हो या IS हो, ये विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन प्रस्ताव संख्या 1267 ये कहता है कि जो भी संगठन अल कायदा से संबंध रखेगा उसे प्रतिबंधित किया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 1373 क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी राज्य यदि आतंकवाद को क्या करता है? आतंकवाद को सहायता उपलब्ध कराता है तकनीकी, या उसे सहायता उपलब्ध कराता है वित्तीय, तकनीकी या वित्तीय मदद देता है, तो उस देश को प्रतिबंधित किया जाएगा। यानी देशों के ऊपर यह प्रस्ताव प्रतिबंध लगाता है कि कोई भी राज्य आतंकवाद के लिए तकनीकी या वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराएगा। ये आतंकवाद के बारे में सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव हैं। लेकिन विडंबना की बात क्या है? आतंकवाद के बारे में ये प्रस्ताव पारित होने के बावजूद आज तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूएन ने आतंकवाद की परिभाषा नहीं दी है। आतंकवाद की परिभाषा नहीं दी है, इसलिए कोई सार्वभौमिक आतंकवादी किसी को कहना संभव नहीं हो पाया। यानी जो भारत में आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में स्वतंत्रता सेनानी हैं। पाकिस्तान अलग लोगों को आतंकवादी मानता है। पाकिस्तान आतंकवादी मानता है बलूचिस्तान के लोगों को, जहां मानवाधिकारों का हनन हो रहा है और उसके विरुद्ध लोग आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को पाकिस्तान आतंकवादी मानता है। पाकिस्तान आतंकवादी मानता है तालिबान के उस धड़े को जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करता है। पाकिस्तान आतंकवादी नहीं मानता लश्कर-ए-तैयबा को, जो कश्मीर में अशांति उत्पन्न करता है, जैसे मोहम्मद को, हिजबुल मुजाहिदीन को। तालिबान का वो संगठन, वो धड़ा जो अफगानिस्तान में अशांति उत्पन्न करता है, उसके पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध हैं। तो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है, सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। आतंकवादी किसे कहा जाएगा ये स्पष्ट नहीं है। इसलिए यूएन का जो दृष्टिकोण है आतंकवाद पर, यह ज्यादा कारगर नहीं हो पाया है। प्रस्ताव पारित कर दिए हैं, लेकिन दुनिया से आतंकवाद हम हटा नहीं पाए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या यूएन अपने मकसद में सफल हो पाता है। हमारा काम है यथास्थिति का वर्णन और सिद्धांतों की आधार पर उसको समझना। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए हमने सामूहिक सुरक्षा का विचार देखा। हमने देखा कि उदारवाद और यथार्थवाद में शक्ति की धारणा क्या है। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके।